हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने का प्रयास किया था। साथ ही साथ 9th क्लास से रिकॉल करते हुए हमने स्टार्टिंग 2 चैप्टर के माध्यम से दोबारा समझने का प्रयास किया था कि डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, पॉलिटिक्स क्या है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्या है, डिक्टेटरशिप क्या है, मोनार्की क्या है, किस प्रकार से एक देश डेमोक्रेटिक हुआ, किस प्रकार से एक डेमोक्रेटिक देश दोबारा डिक्टेटरशिप की ओर बदल गया और किस प्रकार से डेमोक्रेसी व्यवस्था किसी दूसरी व्यवस्था से अच्छी है। ऐसे सारे रीजन्स हमने लास्ट क्लास में समझने का प्रयास किया था। आज हम उसी 9th क्लास को रिकॉल करते हुए उसके नेक्स्ट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, संविधान निर्माण को समझने का प्रयास करेंगे और सबसे पहले समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। द बेसिक लॉज एंड रूल्स ऑफ ए कंट्री और एन ऑर्गेनाइजेशन, सामान्य नियम और कानून किसी भी देश और संस्था के, हम उस नियम और कानून के पुलिंदे को, बुक को संविधान कह सकते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन आल्सो सेज अ कॉन्स्टिट्यूशन इज प्राइमरीली अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स स्पेसिफाइंग हाउ ए कंट्री शुड बी गवर्न, हाउ पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कंट्रोल्ड एंड व्हाट राइट सिटीजन पोसेसेस। दूसरे शब्दों में हम कहें तो हम यह भी कह सकते हैं संविधान नियमों और सिद्धांतों का एक बुक है, पुलिंदा है, जो ये बताता है कि किस प्रकार से एक देश की व्यवस्थाएं चलती है, किस प्रकार से किसी देश या संस्थाओं में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, किस प्रकार से उन्हें कंट्रोल किया जाता है और क्या क्या अधिकार एक नागरिक अपने पास रखता है। दोस्तों, ये संविधान निर्माण कोई एक आसान प्रक्रिया नहीं है और भारत जैसे देश की अगर मैं बात करूं तो भारत जैसे देश के अंदर संविधान का निर्माण बहुत एक लंबे समय की प्रक्रिया है और उस लंबे समय की प्रक्रिया और बनाने वालों के डेडिकेशन का परिणाम है कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का यह संविधान आज विश्व में एक अलग महत्व रखता है। भारत का संविधान किस प्रकार से बना, नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नॉमिनेटेड एज ए चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नॉमिनेटेड एज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस पूरी संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखे जाने वाली कमेटी के अध्यक्ष रूप में अपना कार्यभार संभाला कि संविधान में कौन कौन से सुझाव को जोड़ा जाना चाहिए, कौन कौन से सुझाव अभी नहीं जोड़ने चाहिए, किस प्रकार से देश के लोगों को अधिकतम सहायता पहुंचाई जा सके। ऐसे सभी बिंदुओं को ध्यान रखकर ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना काम किया और ड्राफ्टिंग कमेटी के साथ ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपना लंबे समय तक इस क्षेत्र में मदद करी, जिसमें हम अबुल कलाम आज़ाद का नाम कह सकते हैं, वल्लभ भाई पटेल का नाम ले सकते हैं, बलदेव सिंह जी का नाम ले सकते हैं, जी दुर्गाबाई देशमुख का नाम ले सकते हैं, सरोजनी नायडू का नाम ले सकते हैं और ऐसे अनेक, लगभग नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ भी है, 299 मेंबर्स इस कार्य में इन्वॉल्व थे। भारत का संविधान बनना एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। जुलाई 1946 के अंदर संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जो नवंबर 1949 में जाकर कंप्लीट हुई और नवंबर 1949 में कंप्लीट हुए संविधान को 26 जनवरी 1950 से हम कह सकते हैं व्यवस्था में जोड़ा गया या उस दिन से हमारे देश के अंदर संविधान लागू किया गया। मैंने एक वीडियो में पहले भी समझाया था कि 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया। पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब देश को आज़ाद करने का दिन और तारीख तय करी थी तो 26 जनवरी की ही तारीख थी और उसी 26 जनवरी की तारीख को संजोए रखने के लिए संविधान निर्माण के लगभग 2 महीने बाद संविधान को लागू करने का निश्चय किया गया और उसी तारीख को लंबे समय तक संजोए रखने के लिए 26 जनवरी 1950 के दिन से हमारे देश में संविधान लागू हुआ और तब से लेकर आज तक हम उस 26 जनवरी के दिन को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते आ रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट स्लाइड में हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। हम पहले ही बात कर चुके थे, डेमोक्रेसी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासक चुना जाता है। अब उस शासक का चुनाव जनता करती कैसे है, उसी व्यवस्था का नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। हम यूँ भी कह सकते हैं कि चुनाव
के माध्यम से शासक को चुने जाने की प्रक्रिया इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के माध्यम से समझी जा सकती है। सबसे पहले हम इलेक्शन की बात करें तो देश में सेंट्रल इलेक्शन, जिसे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन भी कहते हैं, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भी दो प्रकार के हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। फर्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे सबसे पहले लोकसभा के बारे में। लोकसभा आल्सो नोन एज टेम्पररी बॉडी बिकॉज आफ्टर ए फिक्स टाइम इंटरवल इट completely dissolve. It is a direct election. All the voters of concerned constituency cast their vote in this type of election. लोकसभा को टेम्पररी बॉडी भी कहा जाता है क्योंकि एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद सभी सीटें खाली होती है और उन सभी सीटों पर पुनः चुनाव या मतदान होता है। इस चुनाव को डायरेक्ट इलेक्शन इसलिए कहा गया कि देश भर के सभी नागरिक जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं, जिनका मतदाता सूची में नाम अंकित है, वो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने प्रत्याशियों को वोट देते हैं, इसलिए इस चुनाव को डायरेक्ट इलेक्शन भी कहते हैं। लोकसभा का जो टेन्योर है वो 5 ईयर्स का है। मिनिमम एज चुनाव लड़ने की 25 ईयर है। प्रेजेंट स्ट्रेंथ जो लोकसभा की है वो 545 है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है लोकसभा की वो 552 है। और 2 मेंबर्स नॉमिनेटेड मेंबर्स हो सकते हैं जो देश के माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। उन्हें हम एंग्लो इंडियन कमेटी भी कहते हैं। ऐसे सदस्य, ऐसे व्यक्ति जिनका प्रतिनिधित्व लोकसभा के अंदर नहीं पहुंचा है, ऐसे लोगों को पार्टिसिपेशन देने के लिए देश के माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा ऐसे 2 लोगों को चुनकर भेजा जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर राज्यसभा के बारे में। दूसरा हाउस जिसे हम परमानेंट बॉडी भी कहते हैं बिकॉज आफ्टर ए फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल ओनली 33% सीट्स ऑफ मेंबर्स डिजॉल्व। हर 2 साल के बाद केवल 33% सीटें खाली होती है। 66% मेंबर्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं, इसलिए इसको परमानेंट बॉडी कहा है। इसका टेन्योर 6 ईयर्स का होता है, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मिनिमम एज भी 30 ईयर्स है, ये एक डिफरेंस है। साथ ही साथ ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इस इलेक्शन के अंदर राज्य से जुड़े हुए एमएलए उस राज्य कोटे में दी गई सीट पर वोट देते हैं और राज्यसभा के प्रतिनिधि का चुनाव होता है। कुल मिलाकर हम समझे तो जिस प्रकार से लोकसभा के अंदर देश का आम मतदाता वोट देता है, इस चुनाव में आम मतदाता वोट नहीं देता। प्रेजेंट में इसकी स्ट्रेंथ है 245, मैक्सिमम स्ट्रेंथ इसकी 250 है और 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स की संख्या है जो देश के माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा अलग अलग क्षेत्र के लोग जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया है। नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे स्टेट इलेक्शन के बारे में। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए विधानसभा इलेक्शन। इट इज़ डायरेक्ट इलेक्शन। ऑल द वोटर्स ऑफ कंसर्न कंस्टिट्यूएंसी कास्ट देयर वोट इन दिस टाइप ऑफ इलेक्शन। जिस प्रकार से केंद्र के चुनाव होते हैं, ठीक उसी प्रकार से राज्यों में होने वाला चुनाव विधानसभा चुनाव कहलाता है और चुने हुए जनप्रतिनिधि को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। इस चुनाव के अंदर उस राज्य के सभी नागरिक जिनका मतदाता सूची में नाम है अपने अपने क्षेत्र में वोट देते हैं। 5 साल का टेन्योर होता है। मिनिमम एज 25 साल होती है और मैक्सिमम स्ट्रेंथ हर विधानसभा की अपनी अलग अलग होती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, एमएलसी, जिसे हम विधान परिषद भी कहते हैं। जिस प्रकार से पार्लियामेंट के 2 अंग हैं, लोकसभा और विधानसभा, उसी सब प्रकार से हम स्टेट बॉडी के भी 2 अंग कह सकते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। पर विधान परिषद की व्यवस्था हर राज्यों में नहीं है। ये भी इनडायरेक्ट इलेक्शन है और ये भी राज्यों का अपर हाउस कहलाता है। इसके चुने हुए प्रतिनिधि का कार्यकाल भी 6 साल का है राज्यसभा के भांति। मिनिमम एज 30 ईयर्स है और मैक्सिमम स्ट्रेंथ भी हर राज्यों की अलग अलग हो सकती है। और इस प्रक्रिया के अंदर भी आम मतदाता वोट नहीं देता। इस प्रक्रिया के अंदर कुछ वोट एमएलए देते हैं, कुछ वोट नगरीय निकायों और ग्रामीण निकायों के चुने हुए प्रतिनिधि देते हैं और कुछ वोट अन्य व्यवस्थाओं में बांटे हुए होते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था देश में सभी राज्यों में लागू नहीं है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं, राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधान परिषदें नहीं हैं, वहीं महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की व्यवस्था देखी जा सकती है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं
और तीसरे चरण पे आते हैं चुनाव के, जिसे हम लोकल इलेक्शन कहते हैं। और लोकल इलेक्शन को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, अर्बन एरिया इलेक्शन, रूरल एरिया इलेक्शन, नगरी चुनाव और ग्रामीण चुनाव। नगरी चुनाव अगर मैं राजस्थान के अरेंजमेंट से समझाऊं, क्योंकि हर राज्यों में अलग अलग नाम से इस व्यवस्था को पुकारा जाता है, पर बेसिक कॉन्सेप्ट डिवाइडेशन का एक जैसा ही है। जैसे सबसे पहले हम बात करें नगरी चुनाव की, तो नगर निगम एक इकाई होती है, एक नगर परिषद होती है, राजस्थान में एक नगर पालिका होती है। नगर निगम एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या में वोटर्स हैं, वहाँ की व्यवस्था को नगर निगम कहा जाता है। और नगर निगम का प्रमुख व्यक्ति मेयर होता है। दूसरी व्यवस्था नगर परिषद आती है, जहाँ पर जनसंख्या 1 लाख से अधिक और 10 लाख से कम हो, उसे नगर परिषद कहा जाता है, और वहाँ का प्रमुख व्यक्ति सभापति कहलाता है। और तीसरी व्यवस्था जिसमें 1 लाख से कम जनसंख्या 10,000 से अधिक होती है, उसे हम नगर पालिका कहते हैं। और ऐसी व्यवस्था का जो प्रमुख व्यक्ति है उसे हम चेयरमैन कहते हैं। इन तीनों ही व्यवस्था के अंदर चुनाव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रक्रिया से होते हैं। वोटर सभी भाग लेते हैं, पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से मेरा मतलब है, कहीं मेयर के चुनाव में सीधे देश की उस नगर की जनता वोट करती है, कहीं नगर की जनता पहले पार्षद को चुनती है और पार्षद मेयर को चुनते हैं। ऐसा सभापति के चुनाव में भी होता है और ऐसा चेयरमैन के चुनाव में भी होता है। एक और विशेष बात, 50% सीट जो हैं वो महिला कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व होती है। ऐसा इसलिए किया गया संविधान में, जिससे कि अधिक से अधिक महिलाएं बढ़ चढ़कर चुनाव में भाग ले सकें। चुनाव का ही नगरीय चुनाव का दूसरा भाग जिसे हम ग्रामीण चुनाव कह सकते हैं, और राजस्थान के संदर्भ से समझाऊं तो यहाँ भी 3 चरणों में चुनाव होता है, जिला परिषद, जनपद और पंच। जिला स्तर पे होने वाला चुनाव जिला परिषद का चुनाव होता है। इसके अंदर जिले को 8 से 10 भागों में बांटा जाता है, और हर भाग एक जिला परिषद की इकाई कहलाता है। और इस पर जो चुनकर व्यक्ति आता है उसे जिला परिषद सदस्य कहते हैं, और जिला परिषद सदस्य मिलकर जिला प्रमुख को चुनते हैं। ये जिला प्रमुख जिले भर के गाँवों की व्यवस्थाओं को देखना। वहीं अगला जो चुनाव आता है वो जनपद का चुनाव है, जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में ही होता है, और जिले को अलग अलग ब्लॉक में बांटकर उन ब्लॉक के ऊपर एक प्रमुख व्यक्ति को बिठाया जाता है, जिसे प्रधान कहते हैं, और उस ब्लॉक के अलग अलग भागों को जनपद के नाम से पुकारा जाता है। और इस प्रकार का चुनाव जनपद का चुनाव कहलाता है। और अंतिम चुनाव जिसे हम ग्रामीण की पंचायत इकाई पर या ग्राम इकाई पर होता है, उसे हम सरपंच का चुनाव कहते हैं। और सरपंच के चुनाव में गांव के सभी प्रतिभागी सामान्यतः वोट करते हैं। जिस प्रकार से नगर के चुनाव में 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, ठीक उसी प्रकार से ग्रामीण चुनावों में भी 50% सीट महिलाओं के लिए। अभी हमने अलग अलग बहुत सारे इलेक्शनों के बारे में यहाँ समझा। मन में बहुत सारे सवाल खड़े हुए होंगे, इतने सारे इलेक्शन, अलग अलग लेवल पर होने वाली प्रक्रिया, इतना बड़ा देश और इतने सारे चुनाव, आखिरकार ये चुनाव कैसे होते होंगे? एक फ़िक्स टाइम इंटरवल में क्या हो पाते होंगे या नहीं हो पाते होंगे? क्या इसमें कुछ अनफेयर होता होगा या नहीं होता होगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में खड़े हुए होंगे, और इन सभी सवालों का जवाब आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा, जिस स्लाइड में नाम है इलेक्शन कमीशन। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो कि चुनाव को एक फ़िक्स समय अंतराल के बाद कराने का काम करती है, और इसके प्रमुख को सीधे सीधे देश के माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा चुना जाता है। इलेक्शन कमीशन के पास जिम्मेदारी होती है कि पूरे देश में, राज्यों में और नगरीय निकायों या ग्रामीण निकायों में चुनाव समय पर हो, व्यवस्थित हो, और इसके लिए बहुत प्रकार की फंक्शनिंग इलेक्शन कमीशन को करनी भी पड़ती है। कुछ फंक्शनिंग के बारे में मैंने यहाँ बताया भी है, जैसे वोटर लिस्ट को बनाना, डेट अनाउंस करना कि कब इलेक्शन होने हैं, रूल्स एंड पॉलिसी इलेक्शन के लिए बनाना, इलेक्शन का एडमिनिस्ट्रेशन करना, मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन करना नॉमिनेशन फॉर्म्स का, मॉनिटरिंग करना इलेक्शन कैंपेन का, पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, वोटिंग कराना और वोट को काउंट करना, साथ ही साथ
रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो चुनाव हो वो निष्पक्ष रूप से हो और ईमानदारी से हो। इस प्रकार का एक बहुत महत्वपूर्ण काम एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के माध्यम से देश में कराया जाता है और पिछले कई वर्षों से बहुत हद तक ये एजेंसी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने का प्रयास भी कर रही है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़। डेमोक्रेसी की एक सबसे बड़ी खूबसूरती कि जब अधिकतम पॉलिटिकल पार्टीज़ चुनाव में भाग लेती है तो डेमोक्रेसी के अंदर बेस्ट निकलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। और भारत जैसे देश के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ और यहाँ तक कि इंडिपेंडेंट को भी चुनाव लड़ने की अनुमति है। ऐसी पार्टी जो देश भर में चुनाव लड़ती है, देश भर में उसे अच्छे वोट मिलते हैं, वो नेशनल पार्टीज़ कहलाती है। यहाँ दिया हुआ भी है, जैसे बीजेपी, आईएनसी, बीएसपी, एसपी, आप, टीएमसी, जेडीयू, ये सारी नेशनल पार्टीज़ है जिसे हम भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस के नाम से जानते हैं। और ऐसी पार्टियाँ जो किसी क्षेत्र विशेष में ही चुनाव लड़ती है या क्षेत्र विशेष में ही उन्हें वोट मिलते हैं, वो रीजनल पार्टी कहलाती है, जिसके अंदर जेजेपी, इनेलो और एमएनएस जैसी पार्टियों का नाम आता है। दोस्तों, आज हमने इन 2 चैप्टर को रिकॉल करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल पार्टीज़ और इलेक्शन के बारे में समझने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 2 चैप्टर को रिकॉल करेंगे और इस प्रकार से डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की 9th क्लास को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।